गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ कामिनी। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमें इन 50 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। इन क्वेश्चंस के अराउंड ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन पैटर्न देखने को मिलेगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेगा। तो हर एक क्वेश्चन अपने में खुद में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये यूनिट सेकंड के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम कवर करेंगे। इनफैक्ट ये हमारी पूरी यूनिट ही कंप्लीट करेगा। ये सीरीज हमारी कंप्लीट यूनिट रिवाइज होगी विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड मॉडल ऑफ एचआरएम। एचआरएम के ब्रॉड मॉडल में से इनमें से क्या क्या आएगा। बेसिकली हम एचआरएम के मॉडल्स बनाते ही क्यों हैं? एचआरएम के मॉडल इसलिए यूज करे जाते हैं टू यूज द मैन पावर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली इफिशिएंटली टू फुलफिल द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको टाइमली अचीव करने के लिए, इफिशिएंटली अचीव करने के लिए एचआरएम के मॉडल फ्रेम किए जाते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे मॉडल्स आ चुके हैं एचआरएम के और इनफैक्ट अभी स्टिल आते भी रहते हैं, लेकिन जो आपके मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं आपके नेट एग्जाम के बेसिस से आपको पता होने चाहिए। दैट इज हार्ड वेरिएंट मॉडल, सॉफ्ट वेरिएंट मॉडल, 5P मॉडल, अर्लिस्ट मॉडल, एएसटीटी मॉडल। ये सारे मॉडल्स को बेसिकली इन मॉडल्स में क्या बताया गया है, हु इज द फाउंडर ऑफ दिस मॉडल्स, इतना आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या आएगा। हार्ड वेरिएंट मॉडल एचआरएम का आता है। हार्ड वेरिएंट मॉडल में मैन पावर को हम एज अ मशीन यूज करते हैं। सॉफ्ट वेरिएंट मॉडल, यहाँ जो मैन पावर को कंसिडर किया जाता है एज अ वैल्यूएबल एसेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। 5P मॉडल, ये बिजनेस स्ट्रेटेजिक मॉडल ऑफ एचआरएम, ये एचआरएम के मॉडल में नहीं आता है। तो हमारे पास आएंगे ए, बी एंड सी ओनली। हियर इज इट द राइट आंसर। अच्छा ये बताइए 5P मॉडल में ये 5P बेसिकली क्या होता है? किसको पता है पूरा 5P की फुल फॉर्म? जिसको भी पता है 5P की फुल फॉर्म प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए ये 5P क्या कंसिडर करते हैं 5P मॉडल्स में। हालांकि मैंने अपने नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन किया हुआ है आपके लिए 5P मॉडल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन जिसको भी पता है पहले प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए 5P में ये जो हमारे 5P है ये क्या होता है। इसका राइट आंसर है दैट इज ए, बी एंड सी ओनली। ये आपके 5 मॉडल्स हैं एचआरएम के। दैट इज हार्वर्ड मॉडल, सॉफ्ट वेरिएंट मॉडल, वॉर्विक मॉडल, 5P मॉडल, अर्लिश मॉडल, एएसटीडी मॉडल। ये होगा एएसटीडी मॉडल, अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये मॉडल्स आपको पता होने चाहिए। ये 5P मॉडल दे रखा है, यहाँ है 5Ps में। बेसिकली सबसे पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस आएगा, ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स आएंगे, क्या प्रोसीजर है उस पर्पस को अचीव करने के लिए, क्या आपके प्यूपल्स हैं, उन प्यूपल्स की क्या परफॉर्मेंस है, ये आपके 5P मॉडल्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर्ग्यूड दैट एटीट्यूड फॉलो बिहेवियर। ये स्टेटमेंट किसने बोला था कि एटीट्यूड फॉलोज बिहेवियर? पहले मैं आपको बता देती हूँ, लियोन फेस्टिंगर सेड दैट स्टेटमेंट एटीट्यूड फॉलोज बिहेवियर। इसमें बेसिकली उन्होंने क्या मेंशन किया, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर के लिए आपका एटीट्यूड पहले पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वो सेम बिहेवियर अगर आप कर रहे हो तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। सपोज कोई चीज आपके लिए पहले गलत हो सकती है, लेकिन अगर वो सेम थिंग आप कर रहे हो देन योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट बिहेवियर चेंजेस। हियर द राइट आंसर लियोन फेस्टिंगर। नेक्स्ट को ये इसका एक्सप्लेनेशन है। प्लीज स्टूडेंट्स आप बस इतना कर लीजिए, इन स्लाइड्स में ये जो भी एक्सप्लेनेशन है दैट्स इट। आप इतना पार्ट जरूर से खुद से समझ के एक बार रीड कर लीजिए। इसके बाद आपको किसी भी फर्दर नोट्स, फर्दर बुक्स, किसी भी मटेरियल की नीड नहीं है, आपको बस ये इतना करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ हो जो अपने नेट एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो आप अभी तक अपना एमबीए कंप्लीट कर चुके हो। अगर आप अपना एमबीए कर चुके हो तो आपको साइमन फ्रॉइड के ये 5 स्टेजेस एकदम टिप्स पे अच्छे से याद होना चाहिए कि उन्होंने इनके साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के वो क्या 5 स्टेजेस हैं। दैट इज ओ एल ओ, एक सेकेंड पहले आएगा, O A L
ओ अमरपाल एलजी टीवी लेकर आओ। एक सेकंड में ये फिर से लिख देती हूँ। ठीक है। ओरल, एक सेकंड स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकंड, या राइट। ओरल, एनल, फॉलिक, लेटेंसी, जेनिटल, इनके 5 स्टेजेस हैं, ये हमें अच्छे से पता है। दैट मीन्स इसमें ओरल आएगा, एनल आएगा, फॉलिक आएगा, मेटिकुलर साइमन फ्लूइड की स्टेजेस में नहीं है, जेनिटल आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी सी एंड ई ओनली। इस टाइप के क्वेश्चंस ना आप ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से कम टाइम में फ्रेम कर सकते हो। लाइक आपको पता है कि मेटिकुलस नहीं आएगा तो डी है, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, राइट आंसर वैसे ही ये हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक के साथ जाओगे तो इससे आप अपना टाइम सेव करोगे एंड एग्जामिनेशन हॉल में आप अदर स्टूडेंट्स के कंपेरेटिवली अपना जो आंसर है उस तक जल्दी पहुंच जाओगे। इसके लिए एक निमोनिक है, ओ अमरपाल एलजीटीवी लेकर आओ। होपफुली वो आपको पता होगा, ये याद करने के लिए ओ अमरपाल एलजीटीवी लेकर आओ। ये थे हमारे साइमन फ्लूइड के स्टेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ मेंशन किया हुआ है स्लाइड में, आप देख लीजिएगा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिकर्ट हैज प्रपोज्ड ओनली 6 dimensions of organizational climate. Who proposed 7 dimensions of organizational climate? लिकर्ट ने जो हमें ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के 6 डायमेंशंस दिए थे वो हमें पता होने चाहिए कि क्या 6 डायमेंशंस है एंड किसने 7 डायमेंशंस दिए ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के। यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का बेसिकली आपको मीनिंग पता होना चाहिए एंड इसमें एक स्लाइड सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्लाइमेट में वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर काफी बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्लाइमेट का डिफरेंस, इसका मीनिंग, इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार फ्रेम होता है। तो आपको इसका मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है अपने इस वीडियो में, इसका डिफरेंस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्लाइमेट का समझाया भी हुआ है। आप आगे देखिए, आपको वो देखने को मिलेगा। लिकर्ट के 6 डायमेंशंस किसको पता है? जिसको पता है वो यहाँ प्लीज लिख कर बताओ। एल सी एम डी, एक सेकेंड, डी जी सी, ये इनके 6 डायमेंशंस हैं। इनका क्या फुल फॉर्म है? जिसको भी पता है प्लीज टाइप करके बताइए। 7 डायमेंशंस जो हमने दिया था वो वो लिटविन एंड स्ट्रिंजर ने 7 डायमेंशंस ऐड किया था ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में। राइट आंसर इज लिटविन एंड स्ट्रिंजर। ये रहे लिकर्ट के 6 डायमेंशंस। LMC DGC, LMC DGC, आप इसको LCM से जल्दी याद कर लेना, LCM एंड DGC। एंड लिटविन के ये 7 डायमेंशंस हैं, ये यहाँ मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो मैं आपको पॉइंट बोल रही थी कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्लाइमेट का आपको बेसिकली मीनिंग एंड डिफरेंस पता होना चाहिए। दैट इज कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में क्या आता है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है एक लॉन्ग टर्म वैल्यूज एंड बिलीव्स दैट शेप्स द ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिटी एंड बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो होता है वो एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपका इंडियन कल्चर फॉलो हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर फॉलो हो रहा है, क्या टाइप ऑफ बिहेवियर है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या वर्क प्रोफाइल्स हैं, ये सारा आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में। एंड अगर आप क्लाइमेट देखते हैं तो क्लाइमेट इज मोर अबाउट हाउ थिंग्स फील राइट नाउ। इट इज समहाउ उससे क्लाइमेट हमारा एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव होता है कि एट प्रेजेंट रिसेंट में आपका किस टाइप का ओवरऑल फीलिंग्स है, किस टाइप का वर्किंग पैटर्न है, किस टाइप का आपका कम्युनिकेशन है, ये सारा आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में। कल्चर इज अबाउट, ये हमारा क्लाइमेट हो गया। कल्चर में होता है हाउ थिंग्स आर डन हियर ओवर द टाइम, ये हमारा लॉन्ग टर्म व्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द 3 C's ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के 3 C's आपको पता होना चाहिए। दैट इज कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट एंड कल्चर। कम्युनिकेशन HRM के 3 C's में नहीं आता है, इसमें आता है आपका ACND, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर हम चेक कर लेते हैं, दैट इज ACND ओनली। HRM के 3 C's आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि इसमें कॉम्पिटेंस से क्या मतलब है एंड कमिटमेंट, कल्चर। ये इस स्लाइड में यहाँ पे काफ़ी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको इधर देखने को मिलेगा। कॉम्पिटेंसीज, टास्क टू बी कंप्लीटेड कॉस्ट इफेक्टिवली विथ ऑप्टिमल एफिशिएंसी। कल्चर,
This is the sustaining force and spirit for the organization to live. Commitment. Task may not be done at all or done at a slow pace that they lose relevance. ये इसके 3 C's है हमारे HRD के. नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है. आपको स्टेटमेंट्स रीड करने हैं. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं टाइम स्टूडेंट्स, बस ये ध्यान रखिएगा कि आप रीड करें विद अंडरस्टैंडिंग, केयरफुली रीड करना है, क्योंकि इनका जो बेसिकली मीनिंग होता है ना, वो एक या दो वर्ड से हमारा आंसर चेंज हो जाता है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है. जो हमें कैच करने हैं, इसके कीवर्ड्स लेके चलने हैं, उससे हम अपने आंसर पे बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं. स्टेटमेंट रीड करते हैं हम यहाँ पे. फर्स्ट स्टेटमेंट, द अडेप्शन ऑफ लीडरशिप स्टाइल to different contingencies has been well characterized by Robert Tenenbaum and Warren S. Schmidt, developers of leadership continuum concept. ये हमें पता है कि हमारा लीडरशिप का कंटिजेंसी मॉडल टेनेनबॉम एंड रॉबर्ट डब्ल्यू शिमिट ने दिया था. उन्होंने बताया था कि लीडरशिप स्टाइल आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है. ये आपका एक लाइन से चलता है, एक मोस्ट ऑटोक्रेटिक मॉडल से जाके हमारा सबऑर्डिनेट सेंटर्ड हो जाता है, बॉस ओरिएंटेड से एम्प्लॉय ओरिएंटेड जाता है. इन्होंने पूरे एक कॉन्टिनम दिया था, टेनेनबॉम के द्वारा दिया गया था. ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. द अडेप्शन ऑफ लीडरशिप स्टाइल to different contingencies has been well characterized by Robert Tenenbaum and Warren S. Schmidt, developers of leadership continuum concept. बिल्कुल ही ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट रीड करते हैं. They see leadership as involving variety of styles ranging from one that is highly boss oriented to one that is highly subordinate centered. ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि इनका जो कॉन्टिन्यूम था वो आपका था बॉस ओरिएंटेड से लेके एम्प्लॉय ओरिएंटेड तक. तो इसका सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है. यहाँ हम अपना आंसर लगाएंगे दैट बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. आंसर चेक कर लेते हैं एक बार. हियर इट इज, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन किया है. प्लीज एक बार उसे आप अपने आप से रीड करिए विद अंडरस्टैंडिंग. आपके सारे कॉन्सेप्ट यहीं की यहीं क्लियर होते जाएंगे. फर्दर आपको इन यूनिट्स पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. ये दिया हुआ है इनका टेनेनबॉम एंड शिमिट का कॉन्टिनम. यहाँ ये हमारा हो गया अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल, इधर सबऑर्डिनेट लीडरशिप स्टाइल. ये इधर इनका वर्क प्रोफाइल भी चेंज होता जाता है लीडर्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन, two sets of theories are popular in the organizational behavior literature, the behavioral and cognitive. हमें पता है हमारी एक बिहेवियर थ्योरीज पढ़ते हैं, वो भी में एक कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ते हैं. अब इसमें हमसे जो पूछा गया है कि बिहेवियर थ्योरीज में क्या क्या आता है. बिहेवियर थ्योरीज कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ, हमें काफी अच्छे से पता है कि हमारी बिहेवियर थ्योरीज में आता है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड सोशल लर्निंग. प्रायर लर्निंग नहीं आएगा इसमें, परसीव कॉन्सिक्वेंसेज भी नहीं आएगा. तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज ए बी एंड ई. नहीं, एक सेकेंड, ये सोशल लर्निंग ए बी एंड डी, ये है हमारा इसका राइट आंसर. आंसर चेक कर लेते हैं. दैट इज ए बी एंड डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल से. ये एक पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है. परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफन डिजनरेट्स into a dishonest annual rituals. Who stated this? ये स्टेटमेंट किसने बोला था? ये स्टेटमेंट दिया था हमें आर्मस्ट्रॉन्ग एंड मोरलीज ने. उन्होंने बोला था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफन डिजनरेट होता है डिसऑनेस्ट रिचुअल्स में. ये इनका स्टेटमेंट है. इसका राइट आंसर आर्मस्ट्रॉन्ग एंड मोरलीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन है. ये तो स्टूडेंट्स हमें पता ही होगा कि हमारे नेट एग्जाम में हमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. कुछ हमारे वन लाइनर होते हैं, लाइक जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि ये स्टेटमेंट किसने बोला, हमें एक सिंगल आंसर टिक करना है. मैच द फॉलोइंग आते हैं हमारे, स्टेटमेंट वाइज आते हैं, एक अरेंजमेंट्स वाले भी आ सकते हैं, कोई प्रोसेस आपसे पूछ सकते हैं. इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. मैंने ये सारे 50 क्वेश्चन में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट कवर करे हैं. प्लीज हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से करिएगा. इसके बाद आपकी यूनिट सेकंड में आपको फर्दर कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है. ये आपकी यूनिट सेकंड का कंप्लीट रिवीजन है. ये हम देख लेते हैं कि ये थ्योरीज दी हुई हैं एंड इनके फाउंडर्स हैं, प्रोपाउंडर्स हैं, किसने किस थ्योरी को डेवलप किया. दैट इज नीड हायरार्की थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई. नीड हायरार्की थ्योरी, everyone knows Maslow need hierarchy theory, that is Abraham Maslow.
टू फैक्टर थ्योरी, हर्बर्स टू फैक्टर थ्योरी। हर्बर्स टू फैक्टर थ्योरी में क्या थे वो टू फैक्टर्स? जिसको भी पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ, टू फैक्टर्स हर्बर्स के क्या थे? पहले आप बताइए, मैं तो आपको बता ही दूंगी कि हर्बर्स के टू फैक्टर्स क्या थे। इसमें कौन सा वो फैक्टर है जो सेटिस्फेक्शन को लीड करता है, कौन सा फैक्टर है जो डिससेटिस्फेक्शन को लीड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी विक्टर रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हमारी विक्टर रूम। थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई ये मैग्रेगर ड्यूगल्स। इसका आंसर चेक करा देते हैं। यहाँ ये राइट आंसर के साथ दिया हुआ है, नीड हायर की थ्योरी, मैस्लोस, टू फैक्टर, हर्बर्स, एक्सपेक्टेंसी, रूम्स एंड थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, मैग्रेगर ड्यूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है एटीट्यूड में से है। यूनिट सेकंड के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपका एम्प्लॉयर्स का एटीट्यूड दिया हुआ है, इधर एप्रोप्रिएट मीनिंग दिया हुआ है। पहले हम एटीट्यूड देखते हैं क्या क्या एटीट्यूड दिया है। माई बोट एटीट्यूड, ये क्वेश्चन आपका आया था, आपका ये जो अभी दिसंबर वाला लास्ट एग्जाम हुआ है ना, दिसंबर 23, उसमें से ये क्वेश्चन है। शेयर्ड बोट एटीट्यूड, आर बोट एटीट्यूड, योर बोट एटीट्यूड। इनका मीनिंग है, अगर माई बोट है, ये सिर्फ मेरी बोट है, आपको इससे कोई मतलब नहीं, इस टाइप का एटीट्यूड होगा तो हमें उसका मीनिंग चेक करना है। देखते हैं इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। गेट ऑफ इफ यू डोंट लाइक इट, ये इससे काफी रिलेट कर रहा है माई बोट एटीट्यूड से, कि ये सिर्फ मेरी बोट है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसमें से भाई निकल जाइए, ये इसका हो सकता है। बाकी अदर ऑप्शन हम देखते हैं। इट्स आवर ओन कॉमन एंटरप्राइज, लेट अस कंबाइन आवर एफर्ट्स टू बेटर इट, ये हमारा है, अगर हम हमारा वाला कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं तो ये आर बोट में आ जाएगा, आर बोट एटीट्यूड। वी सेल टुगेदर डोंट रॉक द बोट, ये जब मिलजुल के शेयर करके काम करना है, दैट इज शेयर बोट। विद अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड प्राइड, द पर्पस इज टू लेट एम्प्लॉयज होल हार्टली कॉन्ट्रीब्यूट टू द कॉज ऑफ द एंटरप्राइज, या अगर हम उसको फुल फ्रीडम दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, दैट इज योर बोट एटीट्यूड। आंसर हम इसका चेक कर लेते हैं, यहाँ राइट आंसर के साथ इसको मैच किया गया है, आप देख लीजिए एक बार। दैट इज माई बोट एटीट्यूड। गेट ऑफ इफ यू डोंट लाइक इट, शेयर्ड बोट, वी सेल टुगेदर, आर बोट, इट्स आर ओन कॉमन एंटरप्राइज, योर बोट, आपको ओनरशिप दी जा रही है उसकी, दैट इज। ये मैंने आपको बताया था आपका अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, ये आपके अरेंजमेंट प्रोसेस में से ही लिया गया है। लर्निंग का क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस इन अ प्रॉपर ऑर्डर, लर्निंग प्रोसेस के जो भी स्टेप्स हैं उन्हें हमें एक ऑर्डर में लगाना है। हम इसको अपने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, आप अपना कोई भी एक एग्जाम्पल लीजिए। सपोज आप अपना कोई एक सॉफ्टवेयर लर्न कर रहे हो, आपने कोई भी एक सॉफ्टवेयर सीखा, या कोई भी आपने एक नया आंसर लर्न किया, या किसी चीज का कोई नया मेथड, कोई कुकिंग मेथड या कोई मैकेनिकल टेक्निकल, आपने कोई भी पार्ट एक लर्न किया। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक्वायर करोगे ना, न्यू नॉलेज को हम एक्वायर करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं हमारा एक्वायरिंग नॉलेज, ये इधर हमारा ए हो जाएगा, सबसे पहले हमारा आएगा ए, एक्वायर किया। आप नॉलेज एक्वायर करने के बाद आपके पास उस नॉलेज को, आपके पास जो नॉलेज है उसमें असाइमुलेट करोगे, रिटेन करोगे। जब नॉलेज रिटेन करते हैं तभी तो बाद में उसे यूज कर पाते हैं, जो भी नया पैटर्न या नया तरीका, नई टेक्निक हम जो सीख रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा असाइमुलेशन और रिटेंशन, ये हमारा नेक्स्ट जाएगा, दैट इज डी। ए के बाद डी। हम एग्जामिनेशन हॉल में जब भी अपना ये इस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होंगे, सबसे पहले हम इतना करने के बाद सीधे ऑप्शंस पे जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आप ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से बहुत जल्दी से कर पाओगे। अब आपको पता है ए और डी आना है, आपने चेक किया ए बी ये नहीं है, ए डी यहाँ पर है, सी डी ये नहीं है, ए बी ये नहीं है, तो हमारा आंसर खुद ब खुद ए डी हो गया। इसके बाद हमें इसके जितने भी ऑप्शन है पढ़ने की नीड ही नहीं है एग्जामिनेशन टाइम में। लेकिन यहाँ तो हम ये सारा रीड करके एक बार समझ लेते हैं कि स्टेप्स ऑफ लर्निंग होता क्या है बेसिकली। लेकिन जब भी आप अपने एग्जाम टाइम में ये क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से जाइएगा। ये देखेंगे इसका एडी आपने असाइमुलेट कर लिया, रिटेन कर लिया, रिटेन के बाद आप उसको इंटरनलाइज करोगे, इंटरनलाइजेशन ऑफ न्यू नॉलेज। अब इंटरनलाइज होगी, अब आप उसको कहीं अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई करने के बाद आपने क्या किया कि आप अभी एक सिचुएशन में अप्लाई किया, फिर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में आप उसको अप्लाई कर रहे हो, दैट इज यूजिंग लर्निंग इन ऑल सिचुएशन। इसके बाद जो आप जा रहे हो, आप सेल्फ मॉनिटर लर्निंग पे जाओगे। सीखने के बाद अब आप खुद से उसमें कुछ चेंजेस करके अपनी लर्निंग को हर नई सिचुएशन में अप्लाई कर पा रहे हो। राइट आंसर ए डी बी ई सी एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन रीड करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। मैंने आपको बताया था ना, आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्लाइमेट, ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आपको कल्चर क्लाइमेट का बेसिकली मीनिंग पता होना चाहिए। अभी हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो कल्चर होता है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है, आपका क्लाइमेट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है। ये आपका ओवरऑल फीलिंग है, आपका प्रेजेंट व्यू है। हम इसमें इसका आंसर देखते हैं। क्लाइमेट में होता क्या है, देयर आर पॉलिसीज दैट सेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस बिलीव्स अबाउट हाउ एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स आर टू बी ट्रीटेड। ये हो सकता है इस टाइप से, लेकिन ये एक ब्रॉड मीनिंग क्लाइमेट का हमें नहीं दे रहा। स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एग्जिस्ट, ये इसका पार्ट है क्लाइमेट का। व्हेन ऑर्गेनाइजेशनल पार्टिसिपेंट्स इंटरेक्ट विद वन अनदर दे यूज कॉमन लैंग्वेज, ये तो बस हमारे कम्युनिकेशन वाला पार्ट इसमें ले लिया। दिस इज एन ओवरऑल फीलिंग। हाँ, यहाँ से हमें हमारा आंसर मिल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट होता है क्या, ओवरऑल फीलिंग दैट इज कन्वेड बाय द फिजिकल लेआउट। यस, द वे पार्टिसिपेंट्स इंटरेक्ट, ये काफी हद तक हमें अपने ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो यही इसका राइट आंसर होगा कि ओवरऑल फीलिंग होता है, हाउ पीपल कम्युनिकेटिंग, क्या उनका वर्क प्रोफाइल है, ये सब कुछ इसमें आता है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस रिलेटेड टू जॉब स्ट्रेस। ये आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट वाले टॉपिक में से क्वेश्चन लिया गया है कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस से रिलेटेड जॉब स्ट्रेस कौन सा होता है। लिटिल परफॉर्मेंस फीडबैक, ये आंसर इसका हो सकता है कि आपका, अगर आपको आपकी परफॉर्मेंस का प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल रहा ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में, इसमें दिक्कत है, तो आपको आपकी जॉब में स्ट्रेस हो सकता है। रोल एम्बिग्यूटी, ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस स्ट्रेस नहीं है। नो अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट, ये प्रोसेस में नहीं आएगा। रोटेटिंग वर्क शिफ्ट्स, इससे आपको ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि वर्किंग शिफ्ट तो रोटेशन में हो सकती है, वो आपको आपके जॉब के टाइम पे आपको क्लियर कर दिया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो लिटिल परफॉर्मेंस फीडबैक हो सकता है। हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं, दैट इज लिटिल परफॉर्मेंस फीडबैक। स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूनिट सेकंड के 25 क्वेश्चंस लेके चलेंगे, कल हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो ये दोनों ही सेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये 50 क्वेश्चंस तो 100% करने ही करने हैं, इसमें आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते। यूनिट 1 के 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको उसका वीडियो लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, अदरवाइज आप चैनल पर जाइए, आपको यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, उसके टोटल 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्लीज़ उन्हें भी आप जरूर से कर लीजिएगा। जब भी आप अपने यूनिट को रिवाइज करने बैठे, एक बार आप ये 50 क्वेश्चन जरूर लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नीड फॉर स्टेटस। ये नीड फॉर स्टेटस दिया किसने था, पहले तो ये बताओ, ये किसका कॉन्सेप्ट था। ये हमारे डेविड मैकक्लेड ने हमें 3 टाइप्स ऑफ नीड्स दी थी। नीड फॉर पावर, एफिलिएशन एंड अचीवमेंट। ये जो इनका नीड फॉर पावर में से था, उसमें नीड फॉर स्टेटस अराइज होती है। अब नीड फॉर स्टेटस में, इसमें हमसे पूछा गया कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं जो नीड फॉर स्टेटस में आएंगे। बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी ओवर अदर्स, ये आपका नहीं है, ये आपका पावर से रिलेटेड है। हैविंग एग्जीक्यूटिव प्रिविलेजेस, ये आपका नीड फॉर स्टेटस में आ सकता है कि आपको अदर एम्प्लॉयज के कंपेरेटिवली कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस प्रोवाइड है, तो आपकी ये नीड फॉर स्टेटस में आएगा। पार्टिसिपेटिंग इन अ प्लेजेंट सोशल एक्टिविटीज, ये आपका इसमें नहीं आएगा, ये आपका एफिलिएशन में जाएगा। वर्किंग फॉर अ राइट कंपनी इन द राइट जॉब, एग्जैक्टली ये आपका आएगा इसमें। लिविंग इन द राइट नेबरहुड, ये भी आएगा। तो जो हमारे इसमें आएंगे दैट इज बी, डी एंड ई। आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं, एक सेकंड, दैट इज बी, डी एंड ई। नेक्स्ट, ये है हमारा मैच द फॉलोइंग से। आपको 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स दिए हुए हैं एंड इधर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको मैच करना है।
आपके जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज ओशियन मॉडल। एक सेकेंड, आपके क्या ये 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। अब हम चलते हैं एग्रीएबल। आप सपोज अगर आपको किसी ने कोई एक बिजनेस प्रपोजल दिया या कुछ भी दिया, आप उसके साथ एग्री कब करोगे? जब आप सामने वाले को ट्रस्ट कर रहे हो। अगर आप ट्रस्ट वाला फैक्टर है तो आप उसके साथ एग्री हो सकते हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके प्रपोजल पे। तो हमारा एग्रीएबलनेस जाएगा इधर ट्रस्टिंग पर। इमोशनल स्टेबल, इमोशनल स्टेबिलिटी कब आती है? जब हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, हमें किसी चीज़ का फियर होता है या किसी ट्रॉमा में, तो हम इमोशनल स्टेबल फील करेंगे। या हम बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, हमारे पास हर चीज़ की सिक्योरिटी है, मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली आप सिक्योर फील कर रहे हो तो आप इमोशनल स्टेबल फील करोगे ना। तो हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी जाएगा, ये हमारा आता है सिक्योरिटी में। और जो एक्सट्रोवर्जन होते हैं दैट इज एजर्टिव एंड ओपन टू एक्सपीरियंसेस। आपको सब कुछ नया ट्राई करना है, नए नए थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, आप और कुछ नया इमेजिन कर रहे हो, न्यू न्यू थॉट्स हैं, तो आप जाओगे ओपन टू एक्सपीरियंस इमेजिनेटिव में। ये आपको 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स पता होना चाहिए विद मीनिंग। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। एग्रीएबलनेस ट्रस्टिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी सिक्योर, एक्सट्रोवर्जन एसर्टिव, ओपननेस टू एक्सपीरियंस इमेजिनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। अरेंज द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन इन अ प्रॉपर ऑर्डर। हमें ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन के जो स्टेप्स हैं उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है। आप ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कब सोशलाइज्ड होंगे? सबसे पहले आपको एक जॉब ऑफर करी जाएगी। जॉब ऑफर करने के बाद आपको उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है, जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद आपका काम कैसा चल रहा है आपको इसका फीडबैक दिया जाएगा। फीडबैक देने के बाद आपके लिए सोशलाइजेशन प्रोसीजर के लिए एक सुपरवाइजर अपॉइंट होता है। फिर आपके जाते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, जिसके थ्रू आप फिर फाइनली अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सोशलाइज्ड होते हैं। ये इसका स्टेप्स है। फर्स्ट आया आपका प्रोवाइड अ चैलेंजिंग जॉब फर्स्ट, देन उसकी रिलेवेंट ट्रेनिंग, उसके बाद उसका फीडबैक, फीडबैक के बाद सेलेक्ट अ गुड फर्स्ट सुपरवाइजर, देन एक रिलैक्स्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम। यहाँ पर आपको इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए, उस पर भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, दैट इज BEDAC। प्रोवाइड अ चैलेंजिंग फर्स्ट जॉब, प्रोवाइड प्रोवाइड अ रिलेवेंट ट्रेनिंग, देन फीडबैक, फीडबैक के बाद एक सुपरवाइजर जो कि डिजाइन करेगा एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ये आपका नेट का एग्जाम है तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक सिंपल और इजी लैंग्वेज में फ्रेम नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। इसलिए अगर आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस लगा के चल रहे हो अपने रिवीजन टाइम पे तो आपको एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी कोई ना तो कोई डर होगा ना कोई कंफ्यूजन होगा। आप अपने हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ये रिवीजन टाइम में जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इस टाइम। तो स्टूडेंट्स मेरा इतना सा सजेशन है आपके लिए कि इस टाइम आप थ्योरी पे बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाइए। आप एज नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा सकते हैं उतने क्वेश्चंस लगाइए, वो आपकी PYQs हो सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। आप देखिए यूट्यूब पर अगर आप अपना सेल्फ स्टडी से नेट बड़े आराम से क्लियर कर सकते हो। आप कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस के बेसिस पे अपना प्रैक्टिस लेके चल रहे हो तो ये हमारे स्टेटमेंट, इसे हम रीड करते हैं। एम्प्लॉयर्स यूज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज टू हेल्प एम्प्लॉयज रियलाइज देयर फुल करियर पोटेंशियल। बिल्कुल एम्प्लॉय यूज करता ही है ये HRM की एक्टिविटीज कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने फुल पोटेंशियल, अपने जितना उनकी कैपेबिलिटीज है उसको प्रॉपर अच्छे से वो यूज कर पाए अपने हित में और ऑर्गेनाइजेशन के हित में। बिल्कुल ठीक है। एम्प्लॉयर्स डू दिस just because they gain by making better utilization of employee potential। हमने अभी यहाँ बोला कि हमें दोनों को लेकर चलना है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को और हमारी एम्प्लॉयज को हमें एज अ एसेंशियल एसेट्स यूज करना है कंपनी की। तो हमें यहाँ दोनों के हित को ध्यान में रखना है। यहाँ इन्होंने क्या बोला, ओनली द
उनको सिर्फ अपने लिए देखना है, तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा पहला ठीक है, दूसरा गलत है। ये इसका राइट आंसर है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में वैसे भी अगर किसी में जस्ट, ओनली ये वाले जो वर्ड यूज कर दिए जाते हैं ना, वो स्टेटमेंट 90% मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत ही जाता है। तो आप इस टाइप से भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप involves inspiring and motivating followers to achieve their full potential and exceed their own expectations। बिल्कुल ही ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होते ही वही है जो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हैं टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल, और वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उन्हें इस लेवल से लेके उस लेवल तक टू यूटिलाइज बेटर देयर स्किल्स एंड पोटेंशियल। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है ये बिल्कुल ही ठीक है। सोशल लोफिंग में क्या होता है बताइए, पहले जिसको पता है वो बताओ सोशल लोफिंग में क्या होता है, देख लेते हैं हम। सोशल लोफिंग इज अ फिनोमेना वेयर इंडिविजुअल exert less efforts to when working in a group than when working alone। यहाँ जो हमें बोला हुआ है कि अगर कोई पर्सन ग्रुप में काम कर रहा है तो वो लेस एफर्ट लगाएगा इस कंपेरेटिवली जब वो अकेले काम कर रहा है। तो एग्जैक्टली यही मीनिंग होता है सोशल लोफिंग का। तो यहाँ से हमारे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आंसर चेक कर लेंगे पहले एक बार। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। Attribution. Attribution theory is a psychological theory that explain how people how people interpret and explain causal relationship in social context। एट्रीब्यूशन थ्योरी बेसिकली होती ही यही है जो यहाँ इन्होंने एक्सप्लेन किया गया है कि आप रीजन असाइन करते हो फॉर अ रिजल्ट एंड फॉर अ सिचुएशन। सपोज किसी बच्चे ने आईएएस का पेपर दिया, उसका रिजल्ट आया, बहुत अच्छी बात है, सिलेक्शन होता है। तो अगर नहीं भी सिलेक्शन होता तो कुछ बच्चे तो ये बोल सकते हैं कि मेरी तैयारी उस लेवल की नहीं थी, मेरी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं थी, ये मेरा फर्स्ट ट्रायल था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने इस जो रिजल्ट को जो रीज़न असाइन किया वो है उनका इंटरनल। अगर सेम बच्चा बोलता है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, एग्ज़ाम एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आया, जो एकदम आउट ऑफ द सिलेबस एग्जाम क्वेश्चन पेपर था, तो ये एक्सटर्नल रीजन हम असाइन कर रहे हैं। यही होता है एट्रीब्यूशन थ्योरी कि आप सिचुएशन में क्या रीजन लगा रहे हो। दैट इज, ये बिल्कुल ठीक है। हेलो इफेक्ट, हेलो इफेक्ट क्या होता है आपको हेलो इफेक्ट, और यहाँ जो एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछा जाता है दैट इज हॉर्न इफेक्ट। इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज हेलो इफेक्ट एंड व्हाट इज हॉर्न इफेक्ट। हेलो इफेक्ट में क्या होता है कि आप बेसिकली किसी एक या दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, रिसेंटली उसकी कुछ भी एक्टिविटीज के बेसिस पे आप उसका ओवरऑल पर्सनैलिटी फ्रेम कर लेते हो अपने माइंड में, दैट इज हेलो इफेक्ट। ये एक बाइस होता है आपका, बाइस्ड। हेलो इफेक्ट इज अ कॉग्निटिव बाइस वेयर पीपल मेक जनरलाइज्ड assumptions about a person based on one characteristics or trait। किसी एक या दो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आप उसकी पूरी पर्सनैलिटी को जज कर लेते हो, दैट इज हेलो इफेक्ट। तो हमारे यहाँ से दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आंसर चेक करते हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। वो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो आपके सारे डिपार्टमेंट को, सारे फंक्शंस को एक तरह बांध के रखता है। आप ऑप्शंस पे जाइए, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के सिंपल मोस्ट इजी भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम, कोई भी क्वेश्चन पेपर एक टफेस्ट लेवल पे नहीं बना सकते या बहुत ही सिंपल नहीं होता, वो एक मॉडरेट पेपर ही होता है। उसमें जो कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी आपको हार्ड लेवल के मिलेंगे, कुछ मॉडरेट एंड कुछ काफ़ी इजी, जैसे इस टाइप का। ये हमें सबको पता है कि हमारा कोऑर्डिनेशन का फंक्शन है कि जो कि सबको एकदम से अच्छे से बांध के रखे हुए, दैट इज कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट,
क्वेश्चन रीड करते हैं. Which of the following theory describes that need for existence, need for relatedness, and growth constitutes a hierarchy of needs and motivates behavior? नीड फॉर ये हमारा हायरार्की ऑफ नीड में जा रहा है. एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस, ग्रोथ. एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस, ग्रोथ. ये ईआरजी मॉडल किसने दिया था? ईआरजी यहाँ पे काफी हद तक क्लियर हो गया. एल्डरफर का था ये ईआरजी थ्योरी. इन्होंने मैस्लो नीड हायरार्की 5 नीड्स को 3 नीड्स में डिवाइड कर दिया था. दैट इज एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ. नेक्स्ट राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम. हाँ, क्वेश्चन रीड करिए. एक सेकेंड. ओके. In 2010, Hofstede added 6 dimension to the cultural dimension theory. Which of the following is it? हॉफस्टीड ने 6 डायमेंशन दिए थे कल्चरल डायमेंशन थ्योरी का. वो 6th नंबर का डायमेंशन कौन सा था? ये है दैट इज इंडल्जेंस वर्सेस सेल्फ रेस्ट्रेंट. आप इंडल्ज हो या सेल्फ रेस्ट्रिक्टेड हो. ये पूरा हॉफस्टीड की थ्योरी को यहाँ आपको ये विजिबल है. एक सेकेंड. ये इनकी पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है. इनके क्या वो 6 डायमेंशंस हैं. फर्स्ट डायमेंशन है पावर डिस्टेंस इंडेक्स. दैट इज पावर डिस्टेंस इंडेक्स. यहाँ 2 एक्सट्रीम पार्ट पे लिया गया है, हाई पावर और लो पावर. दैट इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन, एंड इंटेलिजेंस वर्सेस रेस्ट्रेंट, पर्सनल रेस्ट्रेंट फैक्टर. ये इनका 6 डायमेंशन था. ये चार्ट आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, रीड करते हैं. ट्रांजैक्शन एनालिसिस मॉडल is an effective tool to understand why people behave in a certain way. यहाँ पे आपको 2 मॉडल्स अच्छे से पता होने चाहिए. दैट इज ट्रांजैक्शनल मॉडल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल. इस पे अभी तक हमने देखा भी है कि क्वेश्चन फ्रेम हो ही रहा है. ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल में हम एम्प्लॉयज को इस लेवल से लेके उस लेवल तक ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. एंड ट्रांजैक्शन मॉडल हमारा पूरा प्रोसेस से रिलेटेड होता है. तो यहाँ हमें यही दिया गया है, मॉडल इज इफेक्टिव टूल व्हाई पीपल बिहेव इन अ सर्टेन वे. तो ये हमारे यहाँ से राइट है. ट्रांजैक्शनल एनालिसिस मॉडल कैन नॉट बी यूज्ड टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन. अब भाई ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया. हमने मॉडल बनाया है इसलिए टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन. अभी इसके लिए यूज क्यों नहीं करेंगे? तो ये तो गलत है. यहाँ से हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. आंसर चेक कर लेते हैं. हियर द राइट आंसर. दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं. सोशल लोफिंग फिर से क्वेश्चन आया है. ये रिपीटेडली ईयर बाय ईयर ये सोशल लोफिंग का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. अभी हमने देखा कि सोशल लोफिंग में क्या होता है. बेसिकली जो इंडिविजुअल होता है वो ग्रुप में लेस एफर्ट लगाता है कंपेरेटिवली जब वाइल ही इज वर्किंग अलोन. तो सोशल लोफिंग इज अ फिनोमिना ऑफ अ पर्सन एक्सर्टिंग मोर एफर्ट्स. क्या वो मोर एफर्ट्स लगाता है? अभी हमने क्या पढ़ा था? लेस एफर्ट्स ना. तो अब बस हमने इतने वर्ड से स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा गलत है तो ये नहीं होगा. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. ये हमारा हो सकता है या दोनों ही स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट हो सकते हैं. हम सेकंड स्टेटमेंट पहले चेक करते हैं. ग्रुप कोहेशन इज अ एक्सटेंट टू विच ग्रुप मेंबर्स आर अट्रैक्टेड टू द ग्रुप एंड इट्स गोल्स. ग्रुप कोहेशन बिल्कुल ही यही होता है कि ग्रुप मेंबर्स ग्रुप के गोल्स के रिगार्डिंग अट्रैक्ट होते हैं. तो ये ठीक है. हमारे पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है. तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4th. आंसर चेक कर लेते हैं. दैट इज 4th स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे. ये टोटल 50 क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ आप ये हर यूनिट के मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड कर रही हूँ. इन क्वेश्चंस को आप अपने रिवीजन टाइम पे जरूर एक बार लगा लीजिए. इससे आपको आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है. ये हम रीड करते हैं.
अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इन अ राइट ऑर्डर। ये ग्रुप डेवलपमेंट भी हो सकता है, टीम डेवलपमेंट भी हो सकता है, स्टेजेस ऑलमोस्ट सेम होती हैं। स्टेजेस में इसके में आता है क्या है, ये आपकी 5 स्टेजेस हैं। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉइनिंग। फॉर्मिंग में सबसे पहले आपका कोई पर्पज है जिसके लिए आप अपना ग्रुप फॉर्म कर रहे हो, फॉर्म हुए। स्टॉर्मिंग में यहाँ पे ग्रुप में थोड़े थोड़े डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, पावर के लिए, पावर किसको अपने हैंड में चाहिए, क्या पोजीशन चाहिए, इसमें आपका थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स डिस्प्यूट चलते हैं। फाइनली आप अपने ग्रुप्स के नॉर्म डिसाइड करते हो, जिसके लिए ग्रुप बनाया गया है उसके लिए आप परफॉर्म कर रहे हो, एंड लास्ट अपना गोल अचीव करने के बाद सारे ग्रुप मेंबर स्प्लिट हो जाते हैं, दैट इज एडजॉइनिंग। तो हमारा राइट सीक्वेंस जो होगा, फॉर्मिंग से चलते हैं। फॉर्मिंग, डी किस में दे रखा है इसमें, एक सेकेंड यहाँ पे, अच्छा यहाँ ये ऑप्शन, इसमें ऑप्शन में टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, आप यहाँ से ले लीजिए। हमारा राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिंग। एक सेकेंड, पहले हम जाएंगे फॉर्मिंग, दैट इज डी, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉइनिंग, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज थर्ड। नेक्स्ट, ये, हाँ, ये जो 5 स्टेजेस है ये किसने दिए थे, क्वेश्चन इस पे भी फ्रेम हो सकता है। ये ब्रूस डी टकमैन्स के थे स्टेजेस। ये स्टेजेस यहाँ एक्सप्लेन, यहाँ पे एक्सप्लेन है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, एक सेकेंड, ये फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉइनिंग, इसका एक्सप्लेनेशन आप एक बार पढ़िए, आपको बड़े ही आराम से क्लियर होगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। ये आज के आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए बाय।